discuss about the meaning of the industries and started the classification of industries, in which we discuss the most important classification, just like the basis of the size and the ownership and the raw material and the ownership. So students, अपनी लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात की थी इंडस्ट्रीज के बारे में। हमने ये भी जाना कि जो इंडस्ट्रीज है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ पर किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे शुगर है, शुगर से जो शुगर बनती है उसके लिए शुगर केन चाहिए होता है, तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वही इंडस्ट्री कहलाता है। तो इन शॉर्ट में इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी के साथ में हमने ये भी बात की थी कि क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इंडस्ट्रीज का जाना था, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था कि जो इंडस्ट्रीज है उसका क्लासिफिकेशन पहला आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पर इंडस्ट्रीज 4 टाइप की बताई थी बच्चों। मैंने पहली बताई थी, वो बताई थी मैंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज जिनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यूज किया जाता है। सेकंड मैंने बताई थी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, वे इंडस्ट्री जहां पर मिनरल्स का यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल की तरह। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है बच्चों जहां पर वे इंडस्ट्री जिनके जहां पर मैरीन मतलब सी या ओशियन से जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, समुद्र से जो चीजें हमको मिलती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने सी फूड की बात की थी। इसके अलावा 4 नंबर पर है वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें हमने बात की थी फर्नीचर की, पेपर की, ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमको फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल मिलता है ना। तो जंगलों से हमको जो लकड़ी मिलती है उसी का यूज हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, उसी का यूज हम लोग जो है दूसरी चीजों के अंदर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। तो बच्चों ध्यान रखना है रॉ मटेरियल की बेस पर इंडस्ट्रीज 4 टाइप की होती है। नंबर 1 है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 2 है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, नंबर 3 है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री और नंबर 4 बच्चों आपके आ जाएगी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसके अलावा कल हमने एक और इंडस्ट्री की बात की जिसमें हमने जाना था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पर इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती है, तो वहां मैंने आपसे बात की थी 2 टाइप की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बच्चों मैंने बताया था आपको कि वे इंडस्ट्रीज होती है जहां पर कुछ लोग मिलकर ही प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, 10 से 15 लोग, 20 लोग जो होते हैं वो मिलकर किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, बाद में उसको लोकल मार्केट के अंदर बेच देते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की पहचान कैसे होगी बच्चों, तो वे इंडस्ट्रीज जिसके अंदर कम पैसा लगता है, मतलब वे इंडस्ट्रीज जिनकी स्टार्टिंग करने के लिए आपको कम पैसे की जरूरत होती है। दूसरा जिसमें लेबर की जरूरत कम पड़ती है, मतलब कम मजदूर काम करते हैं, 15 से 20 लोग तक। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और इसी के अलावा जहाँ पर मशीनरी का यूज कम से कम होता हो उस टाइप के इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बच्चों, वो है मेकिंग बास्केट्स। बांस की जो लकड़ियां होती है बच्चों, उससे जो बास्केट बनाई जाती है, टोकरी बनाई जाती है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। इसके अलावा देख सकते हैं पॉटरी का जो काम है, जो वेसल्स और पॉट बनाने का, मटकी बनाने का ये जो काम है बच्चों, ये या मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम है वो भी किस में आता है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। इसके अलावा भी आप लोग अपने घर के आसपास ऐसी कई सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देख सकते हैं बच्चों, जिनको कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिन्हें हम गृह उद्योग कहते हैं। आप लोग देखते हैं अपने आसपास लोग जो है कुछ लोकल चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, उसको उसी लोकल मार्केट के अंदर बेच देते हैं। जैसे आपने देखा होगा पापड़ बनाने का काम है ना, उसी के अलावा पिकल बनाने का काम, अचार बनाने का काम जो है एक छोटे लेवल पर कुछ घरों के अंदर होता है, बाद में उसकी पैकिंग कर उसको आसपास के मार्केट में बेच दिया जाता है। ये होती है बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे वो था बच्चों आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है बच्चों, वे इंडस्ट्रीज जहां पर हमको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, एक बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है, करोड़ों लाखों रुपए की बेस पर ऐसी इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हमको बहुत ही लेटेस्ट
बहुत ज्यादा होता है, लाखों लोग इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जहां पर लाखों लोग एक साथ काम करते हैं, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और अरबों करोड़ों रुपए से ये इंडस्ट्रीज जो है उसी बेस पर काम करती है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है जिनका प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा होता है और पूरी कंट्री और देश के अलावा देश के बाहर भी इसके प्रोडक्शन को बेचा जाता है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, लार्ज कैपिटल, खूब सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और हजारों लाखों लोग जो है इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज को बच्चों कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे आगे, वो है बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है बच्चों? तो पहली चीज तो ये समझें कि ओनरशिप का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ओनरशिप का मतलब हुआ मालिकाना हक, मतलब जो इंडस्ट्री है उसका मालिक कौन है, उसका कह सकते हैं उस इंडस्ट्री को ऑपरेट कौन करेगा, उसके डिसीजन कौन लेगा, उस इंडस्ट्री पर कंट्रोल किसका होगा। इस बेस पर भी इंडस्ट्रीज बच्चों जो है वो 4 टाइप की है। पहली है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज, दूसरी है पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज, तीसरी है वो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और फोर्थ जो इंडस्ट्री है वो है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज 4 टाइप की होती है। पहली है वो है बच्चों प्राइवेट इंडस्ट्री, दूसरी है पब्लिक इंडस्ट्री, तीसरी है जॉइंट इंडस्ट्री और चौथी है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो ओनरशिप के बेस पर 4 इंडस्ट्रीज है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइवेट इंडस्ट्री की। प्राइवेट सेक्टर आप लोग बच्चों नाम सुन चुके हैं, क्या होता है प्राइवेट का मतलब। तो हम लोग कहेंगे जहां पर किसी एक पर्टिकुलर आदमी का हक होता है, किसी सिंगल पर्सन का हक होता है, वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री होती है। जैसे आपने देखा होगा कई छोटी बड़ी जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हम देखते हैं उसका कोई एक मालिक होता है और वही उसको चलाता है, उस इंडस्ट्रीज को सारे डिसीजन वो लेता है, उसको ऑपरेट भी वही करता है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है जिसमें कोई पर्टिकुलर कोई एक इंसान या एक से ज्यादा लोग अपनी पार्टनरशिप डालकर कोई बिजनेस इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है जिसमें एक आदमी एक पर्सन अपना खुद का पैसा लगा रहा है, खुद ही इंडस्ट्री को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको ओन करने का नाम मतलब जिसका मालिक और जिसको ऑपरेट करने वाला कोई एक इंडिविजुअल होता है वो प्राइवेट इंडस्ट्री है। जैसे मान लीजिए आप भी अपना ही एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपको एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें सारा पैसा आपका है, सारे डिसीजन आप ले रहे हैं, है ना, और उस कंपनी उस इंडस्ट्री को आप ही चला रहे हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है बच्चों वो कैसी इंडस्ट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री। सेकेंड आता है बच्चों वो है आपकी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर का मतलब अपने आप में हो गया गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज, ठीक है। कहने का मतलब वे इंडस्ट्रीज जिनकी ओनरशिप और जिसको ऑपरेट करने का काम सरकार करती है या गवर्नमेंट करती है, इस तरह की इंडस्ट्रीज को बच्चों पब्लिक इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो विद्युत निगम है ना, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है, इसके अलावा हमारे देश के अंदर जितने भी कह सकते हैं कि हथियार बनाने के जो इंडस्ट्रीज है ना, ये सारी की सारी पब्लिक इंडस्ट्री है। कहने का मतलब वे इंडस्ट्री जिनके ऊपर सरकार का अपना हक होता है वे पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है। तो आप देख सकते हैं the industries owned and operated by the government। तो वे इंडस्ट्रीज जिनको सरकार चलाती है, जिस इंडस्ट्रीज में पैसा भी सरकार का ही होता है, उन इंडस्ट्री को चलाने का काम भी सरकार करती है, उस इंडस्ट्री को पब्लिक इंडस्ट्री कहते हैं। अब आता है बच्चों थर्ड नंबर पर जॉइंट इंडस्ट्री। जॉइंट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जॉइंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिला के बनाई गई है। मतलब इस तरह के इंडस्ट्री में कुछ पैसा किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन का होगा और कुछ पैसा सरकार का होगा। कुछ डिसीजन जो लिए जाएंगे इंडस्ट्री के वो सरकार और वो पर्टिकुलर पर्सन मिलकर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम लोग जॉइंट इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट और कोई एक इंडिविजुअल मिलकर काम करता है, मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर डिसीजन लेते हैं। इस तरह की इंडस्ट्री को बच्चों जॉइंट इंडस्ट्री कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो द इंडस्ट्री इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट एंड द इंडिविजुअल या गवर्नमेंट। तो वे इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट और इंडिविजुअल का मतलब पर्टिकुलर
आदमी, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ पर सरकार और एक आदमी मिलकर, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी पर्सन मिलकर उस इंडस्ट्री को चलाता है, तो उस तरह की इंडस्ट्री को बच्चों जॉइंट इंडस्ट्री कहते हैं। सेकंड, फोर्थ नंबर आता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव का मतलब है जहाँ पर दो अलग अलग सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि मान लीजिए कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जहाँ पर एक जना प्रोड्यूसर है और एक जना सप्लायर है। प्रोड्यूसर और सप्लायर समझ गए आप लोग कि प्रोड्यूसर का मतलब तो एक का काम तो है सामान को बना के तैयार करना, और दूसरे का काम हो जाएगा उसी सामान को आगे मार्केट के अंदर सप्लाई करना। तो वे इंडस्ट्रीज जहाँ पर प्रोड्यूसर और सप्लायर मिलकर काम करते हैं, उस तरह की इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं। और इस कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का बच्चों एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वो है डेयरी। डेयरी का मतलब आप समझ गए होंगे, सरस डेयरी है, अमूल डेयरी है ना। ये ऐसी कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है जहाँ पर कुछ लोग प्रोड्यूसर होते हैं और कुछ लोग सप्लायर होते हैं। इसका एक बच्चों चेन सिस्टम होता है। सबसे पहले डेयरी में क्या होता है कि अलग अलग गांवों के अंदर जाकर जहाँ जहाँ पर मिल्क है या मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। फिर सारा का सारा जो दूध है, मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, पहले क्या होता है कि सबसे पहले किसी एक गांव के सारे घरों से जहाँ जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इस मिल्क को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस मिल्क को डेयरी तक लाया जाता है, वहाँ पर इसकी पैकिंग होती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद में सप्लायर का काम होता है कि वो उस मिल्क को डेयरी से लेकर सारी जगह जगह पर मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक का काम होता है चीज को बनाना और दूसरे का काम होता है उसको सप्लाई करना। तो प्रोड्यूसर और सप्लायर जिस इंडस्ट्री में मिलकर काम करते हैं वो होती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अगर डेफिनेशन पूछी जाए कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज की तो हो जाएगा बच्चों की द इंडस्ट्रीज व्हिच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो है डेयरी। अब बच्चों हम लोग ये क्लासिफिकेशन तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी जगह के पर इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज कहाँ होनी चाहिए, कौन से एरियाज इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए सूटेबल होते हैं। आप समझ गए हो मेरी बात को कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो सबसे पहले वहाँ की लोकेशन देखी जाती है, और इसी के अलावा ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर इस इंडस्ट्री के ग्रो होने के चांसेस कितने हैं। इंडस्ट्री यहाँ पर अगर लगाई जाए तो क्या वो इंडस्ट्री आगे चलेगी या नहीं चलेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जो सामान बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा है या नहीं है, बिजली की सुविधा है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो आप ही आज जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बच्चों वो है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन का मतलब, लोकेशन मतलब किसी जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाए, इसका डिसीजन किन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। तो बच्चों टोटल मिलाकर 7 फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर, 8 फैक्टर हैं जिनके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कोई इंडस्ट्री कहाँ पर लगाना ज्यादा सूटेबल होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब जहाँ पर गाड़ियों का या रेलवे या रोडवे या वाटरवे एयरवे ज्यादा डेवलप्ड हो, तो कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करेगी। या ये कह सकते हैं बच्चों की इंडस्ट्री लगाए जाने से पहले ये देखा जाता है कि उस जगह पर, उस लोकेशन के आसपास ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं है ना। ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्यों, क्योंकि जब इंडस्ट्री लगेगी तो हमको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और जब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो हमको उसकी सप्लाई करने के लिए भी तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी भाई। जैसे मान लीजिए ट्रक की जरूरत होगी, रेल की जरूरत होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन उस एरिया में डेवलप है या नहीं है। इस बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि इंडस्ट्री लगानी है किसी जगह पर या नहीं लगानी है। सेकंड फैक्टर आता है बच्चों, वो आता है लैंड। आप सबको पता है कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इसीलिए ये डिसीजन लिया जाता है कि इंडस्ट्री लगाने से पहले जो जमीन है उसको देखा जाता है कि पहली चीज ये भी देखी जाती है कि क्या वो एरिया सूटेबल है या नहीं इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा ये देखा जाता है कि जो इंडस्ट्री हम लोग लगा रहे हैं उसकी जमीन शहर के सिटी एरिया के अंदर है या आउटर साइड में। अभी आप लोगों को भी पता होगा कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज है वो सिटी या जो रेजिडेंस एरिया होता है उसके बाहर या दूर लगाई जाती है, क्योंकि उसमें से जो पॉल्यूशन निकलता है उससे लोगों की जान को खतरा ना हो। तो इसी
सप्लाई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उस जगह पर है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी तो उस जगह पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाना बच्चों पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के मशीन्स जो है वो काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखा जाता है कि उस जगह में के आसपास पावर का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है या नहीं है। तीसरा आता है रॉ मटेरियल। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हमको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की, जिससे हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं। तो ये देखा जाता है बच्चों कि जहाँ हम लोग इंडस्ट्री लगाने वाले हैं उस जगह पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो शुगर की इंडस्ट्री है, शक्कर बनाने का जो इंडस्ट्री है, वो कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होगी, जहाँ या जिस एरिया के आसपास से शुगर केन की सप्लाई हो सके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो या ना हो। फिर आ जाएगा लेबर। लेबर का मतलब फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर, ठीक है। तो इंडस्ट्री लगाने से पहले ये देखा जाता है कि आसपास के रीजन के अंदर, आसपास जो एरिया है वहाँ पर लेबर है या नहीं है। कहने का मतलब क्या, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकेंगे, और काम भी किस लेवल पर, चीप लेबर पर। चीप लेबर का मतलब होता है सस्ती मजदूरी पर काम करने वाले लोग इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा डिमांड रहती है, ताकि कम लेबर भी देना पड़े या कम वेजेस भी देना पड़े और मजदूर भी मिल जाए। तो इस तरह से ये भी देखा जाता है कि इंडस्ट्री जहाँ पर लगाई जाएगी वहाँ पर लोगों को नीड है या नहीं है काम की, क्योंकि जहाँ पर लोगों को काम की नीड होगी, मजदूरी की जरूरत होगी, वो लोग उस इंडस्ट्री के अंदर जरूर काम करेंगे, ठीक है। फिर आता है कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कैपिटल का मतलब यहाँ पर पैसे से, मनी से है ना। तो किसी इंडस्ट्री को लगाने से पहले ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, है ना, और उसी बेस पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाती है। और इसके बाद आ जाएगा मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है बच्चों कि किसी इंडस्ट्री को लगाने के बाद ये तय करना पड़ता है कि जो चीज हमने बनाई है, जो प्रोडक्शन हमने बनाया, उसको मार्केट तक सप्लाई किया जाए, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि उस चीज की डिमांड आसपास के मार्केट में भी हो। तो मार्केट की भी तलाश की जाती है कि हम जो प्रोडक्शन बनाएंगे उसको हमको कहाँ पर बेचना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे फैक्टर ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है कि इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश की जाएगी। तो ये हो गए बच्चों कुछ लोकेशन को लेकर, इंडस्ट्रीज की लोकेशन को लेकर कुछ फैक्टर है जिनको ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है कि इंडस्ट्री कहाँ लगानी। फिर आता है बच्चों इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब बच्चों सीधी सी बात है कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में 3 स्टेप होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग, एक होता है आउटपुट, ठीक है। उसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी 3 स्टेप में इंडस्ट्रियल सिस्टम काम करता है बच्चों। पहला होता है वो है इनपुट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा प्रोसेसिंग और तीसरा हो जाएगा आउटपुट। अब इनपुट का मतलब क्या? इनपुट का मतलब कि जब हम कोई सामान बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो इनपुट में क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा? तो देखिए बच्चों, लेबर, रॉ मटेरियल और इसके अलावा लैंड और ट्रांसपोर्टेशन। लेबर, रॉ मटेरियल, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें इनपुट का काम करती है, मतलब ये सामान को तैयार करने का काम करते हैं ना, तो इसीलिए इनको इनपुट माना जाता है। फिर आता है बच्चों प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, मतलब कच्चे माल का यूज करके किसी सामान को तैयार करने का जो सिस्टम है उसे प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस का जो सिस्टम है वो क्या है? कन्वर्ट रॉ मटेरियल इन द फिनिश गुड, मतलब किसी भी कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। जैसे शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, ये क्या हो जाएगा? प्रोसेस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सामान बन गया, अब क्या करेंगे? आउटपुट करेंगे। आउटपुट का मतलब इसको मार्केट के अंदर बेचा जाएगा, और मार्केट में बेचने के बाद में हमें क्या मिला वही हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट में क्या आता है? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट मतलब सबसे एंड में क्या चीज बनी, और इसके अलावा आ जाएगा इनकम। तो आउटपुट क्या है? इनकम। अब वापस इसे समझे बच्चों, इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेस
और आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या है? तो देखो बच्चे, इनपुट का मतलब होता है कि जिन चीजों का यूज करेंगे हम लोग किसी सामान को बनाने में, तो कौन कौन सी चीजें? तो पहला तो लेबर मतलब मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी सेकंड जो नीड है वो है हमारी रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिससे हम सामान तैयार करेंगे। तीसरी चीज आ जाएगी जमीन, जहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पर काम होगा। चौथा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, सामान बनने के बाद में या रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमको जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। जब हमारे पास सारी चीजें आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कच्चे माल से फिनिश गुड बनाएंगे, जैसे शुगर केन से शुगर बनाएंगे। उसके बाद में मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में बेचने के बाद में क्या होगा? आउटपुट आएगा, और आउटपुट क्या होगा? हमारी इनकम, जो पैसा हम लोग कमाएंगे वो हमारा क्या है? आउटपुट है। तो बच्चों इस तरह से ये इंडस्ट्रियल सिस्टम काम करता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने 3 टॉपिक जो है वो अभी तक कंप्लीट किए हैं। पहले हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन 4 बेस पर, सॉरी 3 बेस पर। उसके बाद हमने बात की फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन से फैक्टर इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। और फिर हमने बात की इंडस्ट्रियल सिस्टम की। चैप्टर अभी भी बहुत बाकी है बच्चों, और आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए